हेलो मेरे दोस्तों, आप सुनना शुरू कर दिए हैं इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी को। आशा करता हूं कि आप बड़े मस्त स्वस्थ और मज़े मज़े में होंगे। और इसके पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने दो शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट के 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया। आज मैं 9 जून थर्ड शिफ्ट का 40 के 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एट कुछ क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों का पोस्ट मार्टम भी करेंगे हम। चलो ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन पर कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपके पूरे तैयार होने वाले, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का क्या कहते हैं वो करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं। एनालिसिस का मतलब ही होता है कि एक क्वेश्चन के साथ जितने रिलेटेड होते हैं उन सब का रिवीजन हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त शासक कौन बना, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने हुई, बारहवीं किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है, शारदा सिंह को किस भाषा के लिए जाना जाता है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। मैं गीत गोविंद ही नहीं, कई पुस्तकों का लेखक बता रहा हूँ। देखो, लोकमान्य तिलक इसके हैं, गीत गोविंद के, ठीक है ना। गीता रहस्य गीत गोविंद को तिलक जी हैं। तिलक को और क्या कहा जाता है, तिलक को इन्होंने केसरी भी लिखा था, एक याद रखिए, केसरी। और द मराठा ये किसकी हैं, तिलक की हैं। केसरी किस में थी, केसरी मराठी में थी और द मराठा अंग्रेजी में थी जबकि नाम से नहीं समझ में आ रहा। द मराठा किस में थी, अंग्रेजी में, और केसरी किस में थी, केसरी तुम्हारा मराठी में थी। और इसके अलावा और 2-3 याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए कर्मयोगी युगांतर, ये किसके हैं, अरविंद घोष के। अरविंद घोष के जो हैं इनके एक कर्मयोगी और युगांतर, ठीक है ना। कर्मयोगी युगांतर ये अरविंद घोष के हो गए। चलो इसके अलावा और 2 बता रहा हूँ, उसको भी आप नोट डाउन कीजिए। एक आप याद कीजिए, भवानी मंदिर अरविंद कुमार घोष का है। किसका है, भवानी मंदिर ये किसका है, अरविंद कुमार घोष का है, ठीक है ना। किसका है, अरविंद नहीं, सॉरी, बारिंद कुमार घोष का है। थोड़ा नाम में चेंजेस आया, बारिंद कुमार घोष का है। तो भवानी मंदिर किसका है, बारिंद कुमार घोष। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। नील दर्पण किसकी है, दीनबंधु की है, इसको भी ध्यान दीजिए। दीनबंधु की कौन सी है, नील दर्पण, कौन सी है, नील दर्पण, ठीक है ना। नील इनकी बात। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, दयानंद सरस्वती जी की है। और इसके बाद तुम्हारा बंदी जीवन किसका है, सचिंद्र नाथ सन्यास। बंदी जीवन भी याद कीजिए, बंदी जीवन। देखो, एनालिसिस का मतलब ही होता है, जब तक 4-6 क्वेश्चन उससे रिलेटेड ना याद हो तो कोई मतलब नहीं। एनालिसिस वही क्वेश्चन पढ़ लो, ये आने वाला है नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है। सचिंद्र नाथ सन्यास ये का है बंदी जीवन और एक आप ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू जी की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, नेहरू जी की है। और एक याद कीजिए, प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी जी की है। प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल, प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल। दोस्त एक और याद कीजिए, इंडिया फॉर इंडियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया फॉर इंडियंस ये किसकी है, इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास, CR दास। मोतीलाल नेहरू, CR दास ने 1924 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की, उसका नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो बहुत ही बजनिहायत क्वेश्चन आ गया है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड और गवर्नर्स की 580वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी, तो भैया ये इटली में हुआ था। ये करंट अफेयर से है, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है और पॉलिटी के ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाले हो, ध्यान देना। 104वां संविधान संशोधन आया है। 104वां संविधान संशोधन का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। सबसे पहले 104वां संविधान संशोधन 2000 कब आया था। 104वां संविधान संशोधन ये अधिनियम 2019 का है, लेकिन आया कब क्या है,
2020 में आया था लोकसभा। ये एससी और एसटी के संरक्षण के लिए है। और एंग्लो इंडियन थे कि एंग्लो इंडियन की कितनी क्या कहते हैं उसके पद थे, तो लोकसभा में 2 थी और राज्यसभा में 1 थी। इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था इसी के अनुसार। और ये 126वां क्या है, 126वां क्या है, 126वां संविधान विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक। 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। और संशोधन कौन सा, 104वां। किस साल हुआ था ये, 2019 का वो है संशोधन विधेयक है, लेकिन ये पास कब हुआ, 2020 में ये हो गया। ठीक है ना, 2020 में ये हो गया। 104वां संविधान संशोधन, 126वां विधेयक, और SC ST और एंग्लो इंडिया समाप्त। एंग्लो इंडिया से रिलेटेड ये हमारा वो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस 104 में एक चीज़ और किया गया था कि जो हमारी SC ST की रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कि 2030 तक कर दी गई थी। यह संशोधन संविधान के 334वें में किया गया। ये भी पूछ सकता है कि ये जो 10 साल बढ़ाया जा रहा है SC ST का संशोधन, वो किसके द्वारा, किस में संशोधन किया जा रहा है, 334 में है। ठीक है ना, 334 में संशोधन। मेरे प्यारे दोस्त, जो 334 है, 334 आर्टिकल है, उसमें क्या दिया गया है, तो ये है स्थानों के संरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात ना रहना। ये भी ध्यान देना कि इसमें ये चीज़ बताया गया है। दोस्त अगर यहाँ पर आए हैं तो 105वां भी देख लिया जाए। ठीक है ना, तो 105वें में क्या दिया गया है, तो 105वें में क्या दिया गया है, 105वें संविधान संशोधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों के सामाजिक और शैक्षणिक, मतलब OBC के लिए ये मान्यता कुछ किया गया है कि कौन OBC में आएगा और कौन नॉन क्रीमी लेयर, या ये सब किया गया है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ है 2021 में हुआ था, और वो वाला 2020 में हुआ था। ये कौन सा विधेयक है, ये 127वां विधेयक है। इसके पहले वाला 126वां विधेयक है। और इसको किसने स्टार्ट किया था, इसको स्टार्ट किया था हमारे 105 की बात कर रहा हूँ, इसको स्टार्ट किया था वीरेंद्र कुमार ने। किसने स्टार्ट किया था, वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है ना, वीरेंद्र कुमार ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या किया था, OBC में कौन कौन आएगा इसका निर्धारण राज्य करेगा। इसमें क्या किया गया था कि OBC में कौन कौन आएगा इसका निर्धारण राज्य करेगा। ये किस संविधान संशोधन में, 105वां। अधिनियम कौन सा है, 127। तो 126वां भी याद हो गया। अब इसके अलावा आप 101 बताइए क्या है, 101 GST है, लिखूंगा नहीं, 101 GST है, 1 जुलाई 2027 को 17 को लागू हुआ। 102 क्या है, OBC। 338B में संशोधन किया गया। 338 जो है SC है, 338A जो है ST है, और 338B जो है OBC है। 103 संशोधन में क्या किया, EWS के लिए रिजर्वेशन, EWS के लिए रिजर्वेशन 104 जानी रहे। और EWS 2019 में हुआ था, और 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, 101वां संविधान संशोधन 2017। यानी कि कहने का मतलब है 101 2017 में हुआ, और 102 2018 में हुआ, 103 2019 में हुआ, 104 2020 में हुआ, 105 2021 में हुआ। ये डायरेक्ट 2001 से पूरा ये याद कर लो। एक और बच रहा है, वो था 106वां संविधान संशोधन, अभी हाल में ही हुआ था। और इसमें नारी शक्ति संशोधन किया गया था। इसमें 33% महिलाओं को राज्यसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया गया। कितने परसेंट, 33%, याद रखना। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह से एनालिसिस आप करते हैं तो कुछ तो फायदा होने वाला है। बाकी क्वेश्चन देख लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ एनालिसिस 100% एक बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फिर से संशोधन से, है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो 1911 में तीसरा दरबार लगा। दिल्ली का कौन सा दरबार लगा था, तीसरा दरबार लगा था। टोटल 3 दरबार लगे थे। वहाँ पर यह डिसीजन लिया गया कि बंगाल का विभाजन रद्द होगा और दिल्ली को हमारी क्या कहते हैं राजधानी बनाई जाएगी।
और ये 1991 में किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था हमारा? वो था 1991 में 67 संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। इसके राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद बनाई गई। अच्छा, दिल्ली में कितने प्रतिशत लोकसभा में सीटें हैं? सब में 15% है और यहाँ पर केवल 10% सीटें हैं। ध्यान देना ये चीज़। और आगे पढ़ते हैं। और बताइए, दिल्ली आ गया तो दिल्ली के सीएम कौन है? सीएम भी पूछ रहा है। दिल्ली के सीएम रेखा जी हैं। किससे हैं? बीजेपी से हैं। और इसमें एक विधान परिषद बनाई गई। अच्छा, ये यहाँ के उपराज्यपाल कौन है अभी? ये आदित्यनाथ जी पहले उप राज्यपाल बने। इस समय क्या कहते हैं राज्यपाल कौन है, ये भी बताइए आप। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश माना गया किस अनुच्छेद में दिया गया है? 239 ए में। 239 ए में। अगला क्वेश्चन पुरस्कार से है, बिल्कुल आसान है। गोल्डन बॉस में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने दिया? एमिलिया पेरेज को। अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। वो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो भारत और सैन्य सीमा निगरानी करने के लिए निजी क्षेत्रों की मजबूती भागीदारी के साथ इसरो अगले 5 वर्ष में 52 निगरानी उपग्रहों प्रक्षेपित की योजना बना रहा है, जिसमें से कितने सैटेलाइट प्राइवेट हैं? तो जिनमें से टोटल 52 उपग्रह क्या हैं? उपग्रह में आधे का निर्माण निजी कंपनी द्वारा किया। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? 52वां संविधान संशोधन भूमि सुधार आंदोलन। अब 52वें अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रपति। ये भी याद रखो। पकानी कोका दियोदशम याद है ना? हाँ, याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? बिहार कोकिला जो थे, भारत कोकिला कौन है ये भी बता दीजिए। भारत कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। बिहार कोकिला कौन है? शारदा सिन्हा एक भारतीय लोक हिंदुस्तानी गायिका हैं। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला कहते हैं। मुख्य मैथिली भोजपुरी में गाया जाता है इनको बिहार कोकिला। भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू को। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उपयोग नरम पंथियों पर किसने हमला किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था 1916 में। अपने यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। यंग इंडिया किसकी है? हमारे लाला लाजपत राय की है। लाला लाजपत राय की है। और इसके अलावा और बताइए, एक आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज ये किसने शुरुआत की थी, ये भी बताइए। अब आई गए हो तो पोस्टमार्टम करते हैं, देखो कितने क्वेश्चन कराने उन्हें। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज बताइए। आज़ाद हिंद सरकार, अगर आज़ाद हिंद सरकार की बात करें सुभाष चंद्र बोस से, कौन से? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस जी। आज़ाद हिंद फौज की जो संस्थापक थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस, जिन्होंने 1907 में सूरत अधिवेशन में 1885 में जो कांग्रेस का स्थापना हुई थी उसकी क्या कहते हैं वो मेन उसके वो बने थे, अध्यक्ष बने थे। तो चलिए उसके बाद आप बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। और हरिजन सेवा कौन से थे? हरिजन सेवा संघ या महात्मा गांधी पुणे से थे। और उसके बाद और बताइए। बहिष्कृत हितकारिणी बी.आर. अम्बेडकर के थे। बहिष्कृत हितकारिणी किसके थे? बहिष्कृत कौन सी से? बहिष्कृत हितकारिणी ये किसके थे? बी.आर. अम्बेडकर के थे। और बताइए। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के थे। होम लीग तिलक और एनिवेशन के थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल थे 1913 में। गदर पार्टी याद रखिए। गदर पार्टी क्या है? लाला हरदयाल 1913 में। और उसके बाद अनुशीलन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट। अनुशीलन समिति कौन सा था? अनुशीलन समिति कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अनुशीलन समिति 1907 में हुआ था। वारिंद घोष इसके लेखक थे। वारिंद घोष इसके वो थे। और वारिंद घोष कौन से? अनुशीलन समिति बोले तो वारिंद घोष 1907। ठीक है। अब अगला सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे सर्वेंट ऑफ। गोखले को क्या कहते हैं?
गोखले और अभी जान ही रहे हो, आया ही था, केसरी और मराठा। चलो, दामोदर सावरकर, अभिनव भारत संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत संस्था, ये किसके थे? डीसी सावरकर ने थे, डीसी सावरकर, ठीक है ना। और एक आप बताइए, थियोसोफिकल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लस्की एंड कर्नल आर्ट, कौन सी थी ये? मैडम थियोसोफिकल, मैडम ये ब्लस्की, बालस्की एंड कर्नल आर्ट, ये मैडम बालस्की एंड कर्नल, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है ना। अगला एक और बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने किया था, या ठीक है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ब्लस्की ने। और सत्य शोधक समाज के समय ज्योतिबा फूले, अभी मूवी आई थी फूले। और एक और याद कीजिए, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। देख रहे हो भैया, एक क्वेश्चन में कितने 20-20 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। वो आया था कि 2025 में 3 मई को किस देश में संघीय चुनाव हुआ? तो वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अगला चुनाव भी करंट अफेयर से है, अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है। और ये आया था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया, या किस तारीख को था? 6 दिसंबर 2024 को, ठीक है ना। लेकिन 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इनकी पूर्ण तिथि। मेरे प्यारे दोस्त, अभ्यास से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सीरीज रखूँगा अभ्यास के लिए। और अभ्यास में क्या है, जैसे डिफेंडर हो गया और कई अभी आए हैं, ठीक है ना। और दो अभी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि AIKEYME 2025 अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट किस बल से संबंधित एक संयुक्त अभ्यास है जो भारत और अफ्रीका देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है? तो वायुसेना और ये सब ऑप्शन दिया हुआ था उसमें। तो ये जो हुआ था वो नौसेना अभ्यास, नौसेना के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आया था वो राष्ट्रीय किसान आयोग से संबंधित था, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसका जो था वो स्वामीनाथन जी थे। और वर्गीस कुरियन क्या थे? श्वेत क्रांति के जनक, यही थे ना वर्गीस कुरियन? कि हरित क्रांति के जनक? नहीं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन थे। और पीली क्रांति के जनक कौन है ये भी बताइए। और हरी क्रांति के जनक ये भी याद करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो स्टैटिक्स है। वारली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित थे? वारली किसान आंदोलन ये महाराष्ट्र से संबंधित थे, महाराष्ट्र से संबंधित थे। कौन सा आंदोलन था? अब इसमें आंदोलन कुछ बता ही देते हैं, ठीक है ना। आंदोलन बहुत, तो आंदोलन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। कहाँ पर? ये ह्यूम ने डीसी, पहले इसके डीसी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। चलिए आगे बताइए। भंग आंदोलन 1905, भंग आंदोलन 1905 कहाँ पर? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध स्टार्ट किया गया था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट बताइए। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919। रोलेट एक्ट कहाँ हुआ था? 1919 में हुआ था। अगला जो हुआ था खिलाफत आंदोलन का शौकत अली मोहम्मद अली के बीच 1919 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। कौन सा? चौरी चौरा कांड। अगला क्वेश्चन स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है
अगला है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। ये गुजरात के किसानों के द्वारा हुआ था। ये कौन से इसके मेन थे? भाई सरदार पटेल जी। बारदोली से, बारदोली का संबंध सरदार पटेल जी से था। ठीक है ना। आगे बताइए। इन्हें में लौह पुरुष बोला गया था। अगला बताइए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। 1930 को, 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया गया था। इस दिन घोषणा की गई थी और कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस बनाई जाएगी। नमक आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन 1939 में हुआ था। पाकिस्तान की मांग 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। और ये इतने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। अप्रत्यक्ष रूप से जीएसटी ही आता है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वो है जीएसटी। जीएसटी का 2007 में 17 में आया था। और 101 संविधान संशोधन कब आया था? 2017 में आया था। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नृत्य से आ गया है कि ठुकरी निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो नृत्य। तो मेरे प्यारे दोस्त, आइए नृत्य और संगीत का पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसका जो ठुकरी है, ठुमरी कह रहा हूँ, ठुमरी है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है बताइए? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक किसके? बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, ये सब थे। कौन सा क्या है? कथक है। ठीक है ना। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये भी बताइए, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा का। कथकली और मोहिनीअट्टम ये किसका है? केरल का है। तो केरल का क्या हो गया? कथकली, मोहिनीअट्टम। केरल के 2 हैं। कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। और एक शास्त्रीय डांस जो है वो कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय डांस। ठीक है ना। शास्त्रीय डांस ये कहाँ का है? असम का है। असम में अहोम अहोम जन आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आप बताइए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है ना। हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और बताइए आप लोग, हेमिस कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। अब उड़ीसा के बाद ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा की ध्यान दीजिएगा। रज पर्व उड़ीसा में कौन सा है? रज पर्व उड़ीसा में क्या है? रज पर्व। और बताइए, नुआखाई, धानु यात्रा। नुआखाई और धानु यात्रा। धानु यात्रा के अलावा एक बोईटा बंदरा याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है? बोईटा बंदना। ये भी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है ना। उड़ीसा के 4 याद करना, बोईटा बंदरा उड़ीसा, धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई। एक हरेली और हरेला याद करना। हरेली मतलब छत्तीसगढ़, हरेली हरेला। हरेली हरेला छत्तीसगढ़ का हरेली, छत्तीसगढ़ का हरेली, हरेली ली लिया रहा। और हरेला उत्तराखंड का है। ठीक है ना। एक आप याद कीजिएगा, सिग्मो कहाँ का है? गोवा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन गुप्त वंश से आया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद किसने शासन किया? तो वो कुमारगुप्त था। अच्छा, समुद्रगुप्त को बीणा बजाने वाली, उससे क्या कहते हैं, कुछ इससे संबंधित था, सिक्के चलवाए थे। और समुद्रगुप्त को क्या था? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को बताओ क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कौन सा नेपोलियन? भारत का नेपोलियन। अच्छा, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। किसको? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, जो मयूरभंज ले गया था। मेरे प्यारे दोस्त, अगला आ गया है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती है? तो मेरे प्यारे दोस्त, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है ना। इसके पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये इस समय बंगाल के गवर्नर कौन से सबसे पहले? आप ये बताइए। वारेन हेस्टिंग्स हैं। कौन से थे?
वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर अंतिम गवर्नर कौन थे वो 1773 के अनुसार बताएगा। तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन से थे? वारेन हेस्टिंग थे। और अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ये याद रखना। मतलब कि 1773 ईस्वी में से ही जो गवर्नर का पद था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1773 में ये था। और रेगुलेटिंग एक्ट इसके अनुसार यहाँ पर, और इसके पहले कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। ये भी ध्यान देना। उसे स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेनानायक भी कहा जाता था रॉबर्ट क्लाइव को। चलो आगे बताइए, वारेन हेस्टिंग्स कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स ये प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था। चलो इसका आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर है वो हमारा भारत के गवर्नर जनरल, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि यही चीज़ हमारा यहाँ पर चेंज हुआ था। मतलब कि जो हमारा गवर्नर वाला पद था कौन सा था, इसको ख़त्म किया गया और गवर्नर जनरल ये स्टार्ट हुआ। तो पूछेगा फर्स्ट कौन सा था, तो वारेन हेस्टिंग था। और अंतिम गवर्नर कौन सा था? वारेन हेस्टिंग था। और पहला गवर्नर कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव था। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था ये बताइए आप लोगों। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था वो था, क्या कहते हैं, बेंटिंग था। कौन सा था? बेंटिंग। बेंटिंग। बेंटिंग का पूरा नाम क्या है? विलियम बेंटिंग। ये कब हुआ था? 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वह बेंटिंग साहब थे। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो तो बेंटिंग ही साहब थे, क्योंकि उसी समय हुआ था। और एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो वहाँ पर जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको प्रथम वायसराय बना दिया गया। कौन क्या बना दिएगा? वायसराय बना दिया गया। याद रहेगा ना। और अब देखो, पहले गवर्नर, गवर्नर से गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय बना दिया गया। वायसराय किसको बनाया गया था? कैनिन को। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिन को। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन को था। कब हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है ना। तो ये याद रखना है, भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुपयोग का उपयोग किया गया? वो अनुच्छेद 37 है। चलो 37 में पढ़कर बता रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है ना। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये राज्य के लिए शासन सिद्धांतों के रूप में जाना जाएगा। ये 37 में ही कहा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साइंस हिस्ट्री से है कि शक शासक जिन्हें स्किथनिया भी कहा जाता है वह किस क्षेत्र से आते थे? वो आते थे मध्य एशिया से। कहाँ से आते थे? मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन आया था कि अस्मिता ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? एक विशेष ऋण योजना है, SBI द्वारा की गई थी। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन आया था कि आयु वर्ग में भारत में बेरोजगारी कितने दर पर है? वो 3.2 है। क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कंप्यूटर में कई क्लास करवा दिया हूँ और उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर में क्या पूछा है कि कंप्यूटर में किस सुविधा के माध्यम से बार बार किसी एप्लीकेशन की एक ही फाइल को जल्दी और आसानी से क्रिएट किया जाता है? वो हमारा आंसर ये है, क्विक एक्सेस से। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि MS ऑफिस 365 में किसी टेक्स्ट से फिजियो फॉर्मेटिक जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडर आदि को हटाने के लिए कौन से शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज किया जाता है? वो है कंट्रोल स्पेस बार। और शिफ्ट टैब से हम एक फाइल से दूसरे फाइल को जल्दी से उसमें कर सकते हैं। ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आया था कि भारत की जनसंख्या 2036 तक कितनी हो जाएगी? एक
अनुमान लगाया गया था। सांख्यिकी एवं कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2026 में 152 करोड़ हो जाएगी। क्वेश्चन पॉलिटी से है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ये किस में है, तो 39 के ए में है, 39 के ए में है। 40 में क्या है, पंचायत है। 40 में क्या है, पंचायत है। और 47 में क्या है बताइए, 47 में क्या है, पोषाहार पोषण है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन है। 48 के ए में क्या है, पर्यावरण है। 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 ए में क्या है, हमारा मूल कर्तव्य, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, कंप्यूटर से आता है। सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है? सीपीयू का 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी, यही 3 पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो नहीं हो वो आप टिक कर सकते। अगला क्वेश्चन आया था कि बी चिदम्बरम पिल्लई भारत के स्वतंत्रता सेनानी से किस क्षेत्र से संबंधित है? तमिलनाडु से थे। ये तो यार सबको रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन साइंस से था और ये पूछा गया था, मिश्रण द्रव कैसे अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय व्यवहार करता है? मतलब क्या अनुचुंबकीय या लौहचुंबकीय? देखो सबसे पहले जो मेसनर इफेक्ट होता है वो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो पैरामैग्नेटिक का पार्ट है, ठीक है ना, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक 3 प्रकार से होते हैं। तो सुपर कंडक्टर जो मिश्रण व्यवस्था में रूप में डायनामैग्नेटिक होते हैं, फंसे हुए चुंबकीय प्रवाह के कारण पैरामैग्नेटिक व्यवहार करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब डायामैग्नेटिक क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिकता व्यवहार करेगा। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो अनुचुंबकीय होगा या लौह चुंबकीय होगा, तो वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान क्वेश्चन आया था कि दामोदर नदी से होकर कौन सा दामोदर नदी किस प्रकार से निकलती है? दामोदर जो झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती हैं। और दामोदर कहाँ पर है बताइए? केरल में है। हुगली नदी, दामोदर कहाँ है, केरल में है, कहाँ है बताइए आप लोग कमेंट करके। हुगली नदी से निकलने पर 368 मीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन आया था साइंस से आया था, वो आया था CCl4 टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका प्रयोग कहाँ होता है? अग्निशमन यंत्र में। इसमें CO2 भी होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है। मेरे प्यारे दोस्त आ गया दाढ़ी वाला बाबा ये मूर्ति बनाई, ये सामग्री कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी, ठीक है ना। दाढ़ी वाला बाबा हो गया, मूर्ति नर्तनी हो गई, स्नानागार हो गया, ये सब यहीं से। और जो दाढ़ी वाला बाबा मिला था मोहनजोदड़ो में, वो मूर्तियाँ तांबे और टिन से बनी हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर ये एनालिसिस ख़त्म होता है और ये पूरे 40 के 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ये 9 जून थर्ड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन हैं और आपको देखो एक क्वेश्चन पर मैंने 10 क्वेश्चन क्या 15 किसी में करवा दिया है। तो एनालिसिस का मतलब ये होता है, बाकी क्वेश्चन देख लो कोई फंसेगा नहीं। एनालिसिस का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड आप अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं बताया जा रहा, तो एनालिसिस कोई मतलब नहीं है। और ऐसे यूट्यूब चैनल से भी आप बचिए। मानता हूँ कि सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत बढ़िया से विधिवत तरीके से करा रहा हूँ। आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि कैसा एनालिसिस रहा, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन जो मिले, उसी से मैं अनुसार अपने इस एनालिसिस को और बढ़िया बेहतरीन से बना सकूँ। चलिए ठीक है, आप लोग मस्त रहिए और एनालिसिस का वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हर हर महादेव।